हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ कंडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। देखो, तुमने देखा होगा बहुत बार कि जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स सर्दियों में कुछ ऐसे रहते हैं और गर्मियों में फिर वो पिचक जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तुमने देखा होगा सर्दियों में जब तुम किसी लोहे को टच करते हो तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन अगर किसी वुडन पार्ट को टच करते हो तो वो ज्यादा ठंडा नहीं होता। क्लियर है? या फिर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं, जैसे कपड़े हैं। ठीक है, सर्दियों में अगर कपड़े तुम एकदम न्यू लेके आओगे तो वो गर्माते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसे धुलते जाओगे पुराने होते जाएंगे तो वो ठंडाने लग जाते हैं, मतलब उतनी ज्यादा वार्मथ नहीं रहती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ये क्यों होता है, इनके बारे में बात करेंगे। देखो, हीट ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या फिर एक ही मीडियम के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि रॉड है, अगर मैं इसको यहां पर एक कैंडल से हीट करूं, जब मैं कैंडल से हीट करूंगा तो इस सारी की रॉड धीरे धीरे हीट हो जाएगी और यहां पर भी हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां पर मान लेते T1 था, अब क्या होगा, यहां पे T2 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन T1 हो गया। यही होता है नो। तो आज की इस वीडियो में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के आज की इस वीडियो में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में से सबसे पहला ट्रांसफर पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। बेसिकली जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, समझेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसके अंदर तीन चीजें आती है, एक आता है कंडक्शन, एक आता है कन्वेक्शन और लास्ट आता है रेडिएशन। और आज के इस वीडियो में हम थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है शिवम शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 विच इज थर्मल कंडक्शन, जो पहला वाला पार्ट है थर्मल कंडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, थर्मल कंडक्शन है क्या बेसिकली। अगेन ये बॉडी एक, इस बॉडी को अगर तुम यहां से हीट करोगे तो यहां से धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर ये मेटल रॉड है, मान लेते हैं मेटल रॉड है, अब ये मेटल रॉड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हीट को ट्रांसफर करेगी। क्लियर है? सो द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one part of the body to another part in cold temperature is called thermal conduction. क्लियर? अब ये होता क्यों है? देखो, हर एक कोई भी एक चीज है, मान लो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो कैसे, उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं मैंने बताया इसके अंदर, अब इसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बहुत सारे हैं। अब ये इसको मैं हीट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा पीन पोजीशन पे, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से मोशन ट्रांसफर होता जा रहा है। और ये ट्रांसफर करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे, तो ये वाला एक टाइम पे वाइब्रेट होने लग जाएगा। और वाइब्रेट होते ही इसके अंदर एक एनर्जी आएगी जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वाला पार्ट भी हीट होने लग जाएगा। क्लियर है? अगर ये टेम्परेचर, अभी सेम टेम्परेचर, इसको हीट करूंगा तो ये हॉट है और ये कोल्ड रीजन है, तो मैं इसके अंदर ये भी कर सकता हूं कि बॉडी टू अनदर पार्ट फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, ये भी कर सकते हैं हम। हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में अगर एक ही बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो उसे बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। तो बात करते हैं बेटा जो मॉलिक्यूलर है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कैसे काम करता है मैंने तुम्हें बताया। मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, ये वाला हॉट पार्ट है और ये वाला है कोल्ड पार्ट। क्लियर है? नो,
हीट किस तरफ ट्रांसफर होगी, हॉट टू कोल्ड। तो मैं यहां पर एक मीडियम ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। यहां पे टेम्परेचर है T1 और यहां टेम्परेचर है T2, और ध्यान रखना T1 इज ग्रेटर देन T2, यही होगा। अभी कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो मोमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर किस तरफ हो रही है, इस तरफ, हॉट टू कोल्ड। तो यहां पे जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, यहां पर जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करेगा, और ये पार्टिकल भी धीरे धीरे वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये अपनी हीट को, मतलब अपनी एनर्जी को, अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे में, ऐसे ऐसे सो ऑन। क्लियर है ना। वो जो हमने यहां पे देखो हीट दी, ध्यान देना क्या हो रहा है, हीट दी, ये वाइब्रेट हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदला। जब ये काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा तो मूव करेगा, जिसकी वजह से ये मूव करेगा, फिर मूव करता रहेगा, ये भी मूव करेगा, और ये जब मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो अलग तरह से काम करेंगे, यहां पे अलग काम करेंगे, और ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, कांस्टेंट नहीं हो जाता। बट एक बात बताओ मुझे कि जब ये ऐसे मीडियम में खुली रखी रहेगी, इन्वायरमेंट में खुली रहेगी, तो क्या कभी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट हीट एयर में जाती रहेगी और इसमें से कुछ रेडिएशंस भी निकलती रहेंगी, तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट क्या है? मैं इसको चारों तरफ से इंसुलेशन कर दूंगा। जब मैं इसको इंसुलेशन कर दूंगा चारों तरफ से, तो एक टाइम पे इसका टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसकी डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल, यहां ज्यादा डेंसिटी है तो यहां पर ज्यादा हॉट होगा, यहां पे डेंसिटी कम है तो यहां पे कोल्ड पार्ट होगा, लेकिन एक टाइम पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द each part of cross section will be constant। तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है। स्टेट मतलब उस टाइम वो स्टेडली रुक चुका है। ठीक है। नो, अब जो दूसरी स्टेट आती है हमारे पास, वो आती है बेटा वेरिएबल स्टेट। नाउ ये वेरिएबल स्टेट क्या है? हम कब बोलेंगे कि भाई ये बॉडी वेरिएबल स्टेट में? सिंपल सी बात है, ये बॉडी है, मैंने इसको हीट किया यहां से, अब होगा क्या, इसमें से कुछ पार्ट कन्वेक्शन जाएगा। देखो कन्वेक्शन होता है बेसिकली हीट का ट्रांसफर होना। क्लियर है। वैसे ये भी हीट का ट्रांसफर होता है, बट ये क्या होता है, कंडक्शन, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। यहां पे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं होगा, मीडियम टू मीडियम होगा, और कुछ पार्ट इसमें से रेडिएशन में जाएगा। ठीक है। रेडिएशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ सन है, बिना किसी मीडियम के। जैसे सन है, सन यहां तक सनलाइट दे रहा है हमारी तक, लेकिन क्या वो कोई भी मीडियम यूज कर रहा है? नहीं, क्योंकि बाहर अगर कॉस्मोस में जाओगे ऊपर तो कोई भी मीडियम नहीं है, बट बिना मीडियम के भी रेडिएशन हमारी तरफ आ रही है, तो उसे बोल देते रेडिएशन। बिना मीडियम के कन्वेक्शन नहीं होगी, और एक बॉडी के अंदर कंडक्शन होती है, मतलब मॉलिक्यूल टच होना चाहिए तब कंडक्शन होती है। इसमें बॉडी टच ना हो तो भी हम कन्वेक्शन बोल देते हैं। रेडिएशन का मतलब यह है कि मीडियम भी ना हो तो भी हीट ट्रांसफर होगी। तो वेरिएबल स्टेट क्या है? मैंने बताया हीट दी, कुछ यहां गई, कुछ यहां गई। नाउ सम पार्ट कन्वेक्शन में गया, सम पार्ट रेडिएशन में होगा, बाकी जो रह जाएगा वो इधर आएगा। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देगा हीट फ्लो, तो इस तरफ ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से हीट हो जाएगा। बट ऑब्वियस रेडिएशन कन्वेक्शन यहां से भी हो रही है, चारों तरफ से हो रही है, हर एक पार्ट से, तो इस कंडीशन को बोला जाता है वेरिएबल स्टेट। तो मैं बोल दूंगा कि दिस बॉडी इज इन वेरिएबल स्टेट। क्लियर है। ये 2 स्टेट थी जो मैंने तुम्हें बताई, डेफिनेशन बुक्स में भरपूर लिखी हुई है। अगर डेफिनेशन इसकी सुननी है तो ये सुन सकते हो। ये रही। इन दिस स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बिकॉज द रॉड इज सेड टू बी अ वेरिएबल स्टेट। इसके बाद इसकी बात करेंगे तो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूं। द स्टेट ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रॉड या फिर बॉडी। क्लियर है। तो ये 2 पार्ट थे हमारे पास। अब हम देखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम की चीज होती है, वो क्या होती है वो देखेंगे।
तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और साथ साथ बिल्कुल नोट करते जाना, ठीक है, जो भी चीज तुम्हें अच्छी लगे, ये जो भी ऐसा लगता है कि भाई ये अब थोड़ा सा मुश्किल है इसको रिटेन करने में दिमाग में, तो वो फटाफट साथ के साथ लिख लो उसे। देखो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। टेम्परेचर, देखो ग्रेडियंट क्या चीज होती है? ग्रेडियंट होती है बेसिकली जब दो चीजें आपस में मिक्स होती है तो उसे बोलते थे ग्रेडियंट। तो अगेन बॉडी मान लेते हैं, ये बॉडी है हमारे पास, ये हॉट पार्ट है और ये हमारे पास कोल्ड पार्ट। तो मैंने यहां पे वही दो सेम पार्ट ले लिए, यहां पे T1 और यहां पे T2। ये कोई भी मतलब भी कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल सरफेस ले ली, आइसोथर्मल मतलब इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल। वैसे तो जो हम जितने भी न्यूमेरिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट यूज करते हैं वो सारा आइसोथर्मल मतलब स्टेडी स्टेट में यूज करते हैं। तो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, बट पता है T1 इज ग्रेटर देन T2, वो टेम्परेचर कम होगा और ये टेम्परेचर ज्यादा, क्यों? हॉट बॉडी के पास में है। क्लियर है? नो, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी with distance in the direction of flow of heat। तो जिस तरफ हीट ट्रांसफ्लो हो रही है उस तरफ जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, देखो एक तो बोल सकता हूं मैं कि T1 माइनस T2 अपॉन, अगर मैं इस तरफ सिर्फ ये वाला पार्ट x ले लूं तो यहां कितना आ गया हमारे पास? x। क्लियर है? अगर बहुत एलिमेंटल पार्ट है, छोटा पार्ट है, ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dt ओवर dx। dt मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। dx क्या है? मतलब ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट। ये पार्ट तब होता है, मान लेते हैं हमें बॉडी का नहीं पता, हम बहुत छोटी सी चीज का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल पतली सी, तो हम क्या करते हैं उस छोटी सी चीज को हम dx मान लेते हैं, मतलब बहुत एलिमेंटल पार्ट है। क्लियर? एक एलिमेंट को मान लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल है या तीन मॉलिक्यूल है, ऐसे आ जाएगा। तो ये था टेम्परेचर ग्रेडियंट। मैं इस टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्टेडी फ्लो, ये सब इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे अब करवाना है थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी के बाद करवाने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? थर्मल कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट पार्ट है इस आज की वीडियो का, ठीक है, और न्यूमेरिकल उसी बेस पे आते हैं। ठीक है, कंडक्शन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ जो थर्मल कंडक्टिविटी और न्यूमेरिकल पार्ट है, फॉर्मुलेशन पार्ट आ गया तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो इसके लिए हम छोटा सा डायग्राम बनाने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। तो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया, ये रहा। तो एक ये फेस दिखाई दे रहा है तुम्हें इस तरफ, और एक दिखाई दे रहा है ये वाला फेस। ये दो फेस है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, विद माय रेड मार्कर, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर एक चीज का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है कैपिटल ए। ये वाला फेस, इसका जो टेम्परेचर है वो है T1, इसका भी सेम एरिया क्या रहेगा? A, और यहां का जो टेम्परेचर है वो रहेगा T2। क्लियर है? जो हीट ट्रांसफर हो रही है ऑब्वियसली हॉट रीजन से कोल्ड रीजन हो रही है, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, ये लेना पड़ेगा। और जो थिकनेस दिखाई दे रही है तुम्हें इसके बीच की, ये जो थिकनेस दिखाई दे रही है यहां पे, इस थिकनेस को मैं ले रहा हूं x। क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस पता लग गया हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता लग गया। क्लियर है? और ब्लॉक बन रखा है, किसी भी ब्लॉक, किसी भी मेटल का बन रखा है। ठीक है ना? होता क्या है बेसिकली, यहां से हीट फ्लो हो रही है उस तरफ। ये फेस ले लेते हैं हम A और ये फेस ले लेते हैं B। द हीट फ्लोज फ्रॉम फेस A टू फेस B, A से B तक हीट फ्लो करेगी। क्लियर है? नो, ध्यान देंगे, द हीट फ्लो नंबर 1,
फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट इन स्टेडी स्टेट, ये भी लिख लो चलो, इन स्टेडी स्टेट, in steady state, number 1 is directly proportional to area of cross section, मतलब Q is directly proportional to capital A, number 1 ये आ गया। नंबर 2 देखेंगे, ध्यान देंगे, नंबर 2 is directly proportional to, एक आ गया हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, फिर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम in which heat flows, तो ऐसा टाइम जिसके अंदर हीट फ्लो कर रही है या कितने टाइम में हमने इसको छोड़ा है, ये गर्म और ये ठंडे पे, तो हीट फ्लो करेगी ऑब्वियसली। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फोर्थ पार्ट इज इनवर्सली, क्योंकि टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी हीट उतनी ज्यादा फ्लो में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्ट मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, मतलब हीट फ्लो को टाइम लगेगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, मतलब यह है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, ये आ गया। और एक और आता है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट लिख लेते हैं, इज डिपेंड्स ऑन the material of the object या फिर बॉडी, तो उसका ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? वो अब धीरे धीरे देखेंगे। तो देखो, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इन सबको कंबाइन करूंगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जरा, A T1 माइनस T2 इंटू T ओवर X, ये है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैसे ऐसे बनता है, मैं तो वैसे बना देता हूं। Q इज इक्वल टू K टाइम्स A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन X। अब K क्या चीज है, उसके लिए फिर हमें इरेज करना होगा। अफसोस की बात है, बट हमें इरेज करना होगा। अगर डेरिवेशन करनी है तो इरेज करना होगा। अच्छा, समझ तो आ ही गया, यहां से हीट फ्लो हो रही है उस तरफ। देखो, वेयर, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है उसका कोफिशिएंट है, एंड इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर कंडक्टर, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t ओवर X, ये फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा SI यूनिट की। SI यूनिट क्या होती है, ध्यान देंगे। SI यूनिट ऑफ K, SI यूनिट ऑफ K, अगर मैं K के SI यूनिट देखूं तो क्या होगा, देखो K को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको वहां ले जाओ। Q इंटू X ओवर A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t, ये आ गया। क्लियर? नाउ Q के क्या आएंगे, जूल, X के आएंगे मीटर, ओवर
एरिया है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा, टेम्परेचर है तो केल्विन में रहेगा, टाइम है तो सेकंड में रहेगा। सिर्फ यहाँ पे ये कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो हमारे पास क्या है, जूल पर केल्विन पर सेकंड और पर मीटर, ये सारे के सारे पर में आएंगे। क्लियर है। अगर मैं इसको सीजीएस में लेके जाऊं, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ के इज सच, सीजीएस यूनिट ऑफ के आएंगे, वो क्या आएंगे, कैलोरी, ध्यान देंगे, पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, पहले सेंटीमीटर लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस बाद में लिखते हैं, पर सेंटीमीटर पर केल्विन और पर सेकंड, ये आगे यूनिट। क्लियर है, ये के यूनिट थे। तो थर्मल कंडक्टिविटी देखो, तुम्हें खुद पता है कि जो बेटर कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, वो सॉलिड्स होते हैं, फिर लिक्विड और गैस। अगर मैं ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी बताऊं तो सॉलिड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। मैं तुम्हें बता दूं बाय द वे, सॉलिड को ज्यादातर कंडक्शन से ही हीट किया जाता है, थर्मल कंडक्शन से ही हीट किया जाता है। एयर या फिर लिक्विड, इन दोनों को हम कन्वेक्शन से हीट करते हैं ज्यादातर। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट हीट नहीं करते। पानी में हीट करोगे बेटा तो नहीं होगा गर्म, बर्तन के अंदर रखोगे पानी को और बर्तन को गर्म करोगे तो पानी गर्म होगा, इसी क्या है, कन्वेक्शन है। ऐसे ही अगर हमने एयर को हीट करनी है तो भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का तो फॉर्मूला। एक और चीज मुझे बतानी है, वो भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, रेट, ध्यान देना, रेट ऑफ हीट फ्लो। ऑब्वियसली जहां पर रेट की बात आ जाए, इसके बाद मतलब वो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान देंगे, एक होता है हमारे पास हीट करंट या फिर हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट फ्लो, बेसिकली हीट फ्लो तो क्यों हो जाएगा, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया, हीट करंट एक ही बात होती है, हम इसको एच से नोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये आ गया। तो एच का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ गया, सिंपल, क्यू को हटा दो तो क्या आया, के ए T1 माइनस T2 ओवर एक्स ओनली, टी कट जाएगा हमारा, ये आ गया ना। फॉर वेरिएबल स्टेट, अगर वेरिएबल स्टेट ऑफ बॉडी होगी तो उस केस में क्या होगा, H इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल स्टेट में, ये स्टेडी स्टेट में, वेरिएबल स्टेट बेसिकली अगर वो वेरी कर रही है, मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने हवा में रख दिया और यहां से हीट करता रहूं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर, अगर सिर्फ इतने से पार्ट का टेम्परेचर लूं डी क्यू, सिर्फ इतने से पार्ट का डी एक्स, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर टाइम के साथ, सॉरी, तो क्या है, टाइम के साथ इसका जो हीट फ्लो है वो चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अभी कुछ हीट है, बाद में कुछ हीट होगी, थोड़ी देर बाद कुछ, क्यों, क्योंकि कुछ हीट इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाएगी। क्लियर है। तो इस केस में हम डी क्यू ओवर डी टी यूज करते हैं। चाहो तो इसमें भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले में फॉर वेरिएबल स्टेट। अगर मैं वेरिएबल स्टेट में बात करूंगा बेटा तो थर्मल कंडक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला बनेगा, Q इज इक्वल टू के का के रहेगा, ए का ए रहेगा, नो चेंज। नाउ हियर डी टी ओवर डी एक्स इनटू टी। क्लियर है, ये क्या है, एक सेकेंड, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, टी टी ओवर डी एक्स, यही कर सकते हैं। ये डिस्टेंस के हिसाब से हो रहा है तो पोटेंशियल, ये तो ग्रेडियंट आ गया तुम्हारा, ये x रहेगा, बट यहाँ पे dt कैसे कर सकते हैं हम इसको, यहाँ dt करेंगे, यहाँ टाइम, ऐसे करना पड़ेगा हमें क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे dt होगा तो यहाँ पे भी dq आएगा एंड dq आ जाएगा, तो ओवर dt टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसे हटा दो, हाँ ये फॉर्मूला बनेगा, वो नहीं बनेगा, राइट। बेटा देखो कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो फॉर्मूला खुद बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं खुद बनाना आ जाएगा अगर कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो। अगर कंसेप्चुअल नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम लैग करोगे चीजों में। तो क्या किया मैंने, सोचा कि डी क्यू ओवर डी टी मतलब टाइम के साथ साथ हीट चेंज हो रही है, तो डी टी यहाँ पे आता है, डी टी यहाँ आ गया, बाकी सबका सब एज इट इज रह गया, एक्स सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आता एक्स में। क्लियर है, ये तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से पहले देख लेता हूँ कोई फॉर्मूला है या नहीं है। इस एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, देखो होता क्या है बेसिकली, सर्दियों में अगर तुम देखोगे, विंटर्स में देखोगे तो तुम्हें मेटल की चीज ज्यादा ठंडी लगती है एज कंपेयर टू वुडन हैंडल।
तो क्या होगा, जैसे अगर मेटल की चीज है उसको टच करोगे तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। मान लेते हैं ये बोर्ड है, अब ये वुडन का है लेकिन साइड में जो है ये मेटल है, ये ज्यादा ठंडा है, ये एज कम्पेयर टू कम ठंडा है। तो ये ज्यादा ठंडा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा हाथ गर्म है, मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, आई एम अ हॉट बॉडी, और ये क्या है, कोल्ड बॉडी। तो जब मैंने इसको टच किया तो ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो इसमें फटाफट हीट ट्रांसफर होती जाएगी, फटाफट कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये ठंडा मतलब धीरे 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 गर्म होता जाएगा। बट वो सेंस की वजह से हमें ये ठंडा दिखाई दे रहा है। ये क्या करेगा, ये वुड है एक, इतना ज्यादा कंडक्ट नहीं करता, इतनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा मेरी बॉडी से, जिसकी वजह से मुझे कम ठंडा लगेगा। क्लियर है, मतलब मेरा टेम्परेचर उतना रहेगा। बट मैं इसे टच करूंगा तो मेरी जो बॉडी की हीट है वो इसमें जाती रहेगी, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर यहाँ का कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो मुझे एक कोल्डनेस फीलिंग होगी। क्लियर है, सेंस होगी बेसिकली। तो ये था हमारे पास। और दूसरा अगर हम और भी लेते चले एग्जांपल्स तो और भी होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं किचन में, उन बर्तन में एक हैंडल दिया होता है, या तो प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक, जिसे थर्मोप्लास्ट बोलते हैं, थर्मोप्लास्ट बोलते हैं, थर्मो ही बोलते हैं। जो थर्मोप्लास्ट होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स यूज करते हैं हैंडल में, या फिर उसके अलावा वुडन हैंडल देते हैं। क्यों, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, हीट को कंडक्ट कम करेंगे कि जल्दी गर्म नहीं होगा हैंडल। जितना बर्तन गर्म हो जाएगा उतना हैंडल गर्म नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड क्या करते हैं, बर्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो सर्दियों में फूल जाते हैं, लेकिन जो गर्मियां उसमें वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों, सर्दियों में वो एयर को अंदर ट्रैप कर लेते हैं अपने, जब वो पंख के नीचे एयर को ट्रैप करते हैं। एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है। यही रीजन है कि अंदर जो एयर है वो हीट को कंडक्ट करे नहीं, और बॉडी की हीट बॉडी में रहेगी, इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी। क्लियर। और आइस को सॉडस्ट में रखा जाता है, क्योंकि सॉडस्ट वुड का बना होता है और उसकी लेटेंट थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्लियर है। अब जो हाउस बनते हैं बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में, तो उसको क्या किया जाता है, डबल लेयर बनाया जाता है। जैसे मान लो ये हाउस बना है, इसको डबल लेयर बना दिया मैंने ताकि इसके अंदर एयर रहे, और ये एयर एक इंसुलेटर का काम करेगी। मतलब जो अंदर लोग बैठे हुए हैं तो इन लोगों से हीट निकल रही है बॉडी से, ये बॉडी से हीट निकल रही है तो क्या होगा, ये सिर्फ यहां तक जाके वापस टकराती जाएगी और यहाँ पे सर्कुलेट होती जाएगी, जिसकी वजह से अंदर ये गर्म हो जाएगा। अगर ये गर्म ना हो, अगर ये वाला एयर वाला पार्ट ना हो तो हीट इन्वायरमेंट में चली जाती और इनकी बॉडी से हीट जाके इन्वायरमेंट में जाती, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की हीट कम हो जाती और इनको ठंडा लगता। क्लियर है। तो ये आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे तुम्हारी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर, अगर ध्यान से कभी तुम कबाड़ी वाले के पास गए हो, देखा होगा वहां पे, मैंने तो देखा है, मैं वो एग्जांपल याद आ रहा है। जब हम रेफ्रिजरेटर की जो वॉल होती है वो कुछ ऐसी होती है, मोटी होती है, उसके अंदर में फाइबर भरा होता है, फाइबर, ठीक है, एक मटेरियल होता है, आई थिंक फाइबर ही बोलते हैं उसको, हाँ फाइबर ग्लास, सॉरी फाइबर ग्लास बोला जाता है उस मटेरियल को। फाइबर ग्लास भरा होता है इसके अंदर, सो दैट बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है बहुत, जिसकी वजह से जो अंदर ठंडा है वो बाहर की हीट को अंदर नहीं लेता है। ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर है, अंदर ठंडा ना हो, फायदा क्या है फिर। तो अंदर ठंडा होता है, बाहर गर्म होता है। अगर ये वाली इंसुलेशन मतलब ग्लास फाइबर ना हो इसके अंदर, या फाइबर ग्लास ना हो इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर की हीट है वो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर आती रहेगी और वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। तो अब कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बाद फिर वीडियो को करेंगे एंड। नाउ पहला न्यूमेरिकल है जो क्या करने वाले हम, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। मतलब सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि Q अपॉन T निकालो, मतलब हीट करंट, दैट इज H निकालो, ये निकालो। सबसे पहले तो उसने ये बोल दिया है। नाउ ऑफ अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हैज अ थिकनेस ऑफ 0.4 सेंटीमीटर। जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है। एंड व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटसाइड इज -5 डिग्री सेल्सियस। T2 हमारे पास है -5 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ध्यान देंगे, एक घर है
एक घर में ग्लास लगा हुआ है, उस घर के अंदर का टेम्परेचर 37 है क्योंकि लोग हैं, अंदर हीटर लगा होगा, आग जल रही होगी, बट बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, बर्फ पड़ रही है। ये कुछ कनाडा का सीन है वैसे, ठीक है। तो अब हम निकालना है Q बाई टी। देखो फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी ओवर एक्स, ये होता है। अब हमें Q बाई टी निकालना है, इस T को यहां लेके आ जाओ, तो H इज इक्वल टू Q ओवर T विच इज इक्वल टू K। K की वैल्यू तुम्हें दी होगी इसमें, यस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास इज 2.2। ध्यान देंगे जो K की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 कैलोरी पर मीटर पर सेकंड एंड पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखी है। ओके, पर केल्विन में दिया हुआ है, जो टेम्परेचर दिया बेटे वो हमें पर केल्विन में दिया है, तो हमें इसको भी केल्विन में करना होगा। अगर मैं इसको केल्विन में करूंगा तो 273 प्लस 37, अगर मैं प्लस करूंगा तो आई थिंक 310 आएगा, देख लेते हैं। तो 7 3 10 वहां गया तो 10 11 एंड 2 और एक 3 10 आ गया केल्विन में। अगर मैं इसकी बात करूं तो 273 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारे पास आया 268 केल्विन, क्योंकि -5 है ना तो केल्विन कम होते जाएंगे, क्लियर है। तो अब हमने के निकालना है, के की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई टेम्परेचर देखेंगे तो 310 माइनस 268 इंटू टी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 0.4 मल्टीप्लाई एरिया दिया है, एरिया की वैल्यू है 1000। मैंने ये देखो ये केल्विन में बाकी सबके सेंटीमीटर में क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो सॉरी यहाँ पे वैल्यू गलत लिख ली है मैंने, एक बार चेक कर लूँ दोबारा क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है। टाइम सेकंड में दिया है, सेंटीमीटर में दिया केल्विन कैलोरी, इसलिए तो हमारा जो हीट आएगा ये आएगा कैलोरी पर सेकंड में, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ले लिया मैंने। तो H इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, 2.2 मल्टीप्लाई 310 में से 268 जाएंगे तो 32 प्लस 10 42 मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट इससे चला गया नीचे आ गया 0.4 मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 यही रह गया। अगर इसमें से मल्टीप्लाई करूंगा तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 10 भी चला गया हमारे पास रह गया, ये 4 से कटेगा वो नहीं कटेगा, तो ये 11 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से कटा तो ये आ गया 21 को अगर इससे करूंगा 11 से 21 132 तो 231 कैलोरी पर सेकेंड। कैलोरी पर सेकेंड क्यों लगाया भाई मैंने, पता है ना, क्योंकि हमें निकालना था Q बाई टी, ये आएगा कैलोरी में और ये आएगा सेकंड में। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 231 कैलोरी पर सेकंड, एग्जैक्टली सेम आंसर आया हमारा जैसे उनका आया है। अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट उठाते हैं। कौन सा उठाएं, ये उठाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, रेड मार्कर यूज करेंगे अब। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू अ कॉपर सिलेंडर, कैलोरीमीटर यूज हो रहा है बेटा इसमें, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू अ कॉपर सिलेंडर 10 mm थिक एंड 200 सेंटीमीटर एरिया। देखो ध्यान देते हैं, तो जो T1 है हमारे पास वो दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, जो एरिया दिया है वो दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थिकनेस दे रखी है x एंड दैट इज इक्वल टू 10 mm। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लेके जाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई से डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो 1 सेंटीमीटर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि वाटर एट 100 डिग्री कलेक्ट द रेट एट 150 ग्राम पर मिनट। ध्यान देंगे हमें जो Q बाई टी दे रखा है वो दे रखा है नहीं M बाई टी, हाँ तो वो दे रखा है 100 ग्राम पर मिनट, ये दिया है 100 ग्राम पर मिनट, हाँ 150 ग्राम है सॉरी 150 ग्राम पर मिनट। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, बाहर का टेम्परेचर बताओ, मतलब T2 बताओ भाई उसे क्या है, एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, नहीं सॉरी हाँ, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 0.8 कैलोरी पर सेंट, 0.8 मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर हम ले लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर Cu लिख लेते हैं डायरेक्ट,
KCU वो दे रखा है 0.8 कैलोरी पर मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस है, चेक करना पड़ेगा, लिख लेता हूं पर कैलोरी पर सेकंड, हाँ ठीक है। एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो हमें जो लेटेंट हीट दे रखी है मतलब L दे रखा है, वो दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? अब देखना है हमें T2 कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, डरो मत, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने क्या कहा कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है KA T1 माइनस T2 इंटू T ओवर X। अब क्या क्या दिया है वो देखो, हमें निकालना है T2, क्या K दिया है, दिया हुआ है, क्या T1 दिया है, दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, क्या T दिया है, नहीं नहीं दिया, M/T दिया है हमें, ठीक है, लेकिन T नहीं दिया, तो X दिया है, हाँ दिया है। देखो ध्यान देंगे सारी की सारी चीज कैसे यूज करोगे तुम, कैलोरी सेंटीमीटर सेटिंग सेकंड और सेटिंग कह रहा हूं डिग्री सेल्सियस, इसमें यूज करोगे सारी की सारी चीजों को। देखो ध्यान से, अगर मैं Q को लेटेड हीट ऑफ फॉर्मूला लगाऊं तो ML एंड KA T1 माइनस T2 इंटू T ओवर X, ये आ गया। नाउ अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो M ओवर T इंटू लेटेंट हीट इंटू X इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू ओनली T नीचे चला गया। समझ आया क्या किया मैंने, ये वहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब रहेगी ये वाली वैल्यू नीचे ले आओ तो M ओवर T इंटू L X ओवर KA प्लस T2 निकालना है T1 निकालना है T1, तो T1 माइनस T2 हमने निकालना है T2, तो T2 इधर लेके आ जाओ, T2 इधर लेके गए, इसको वहां लेके गए, तो T1 माइनस M ओवर T L X अपॉन KA, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो T2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, T1 दे रखा है हमें 100 माइनस M अपॉन T कितना दिया, ध्यान देंगे, M अपॉन T दिया है हमें ये रहा 150 ग्राम पर मिनट। पर मिनट को अगर सेकंड में करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 150 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई L की वैल्यू दे रखी है हमें 540 मल्टीप्लाई X की वैल्यू दे रखी है हमें 1 अपॉन K की वैल्यू दे रखी है 0.8 मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू दे रखी है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको सॉल्व करेंगे तो T2 हमारे पास आएगा, एक सेकेंड इसको इरेज ही कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास T2 इज इक्वल टू 100 माइनस, देखो अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो उड़ेगी, ये भी उड़ेगी। अब रह गया 15 इंटू 54, ये भी काट देते हैं, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो हमारे पास रह गया 54 ऊपर अपॉन नीचे रह गया 4 इंटू 0.8 इंटू 2, मतलब 4 2 जा 8, 64 6.4, तो T2 इज इक्वल टू 100 माइनस, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे लगता है कुछ 8 के आसपास आएगा, मतलब 8 के आसपास। तो T2 हमारे पास, अब देख लेता हूं एक बार क्या आएगा, हाँ 8.44 आ रहा है। मैंने कैसे आइडिया लगाया वो भी देखो, 6 और 52 का आइडिया लगाया है, 6 8 जा 48 एंड 9 जा 54, बट ये 6.4 है, 6 नहीं है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो 91.46 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 आउटसाइड द कॉपर सिलेंडर, जो हमने क्वेश्चन देखा। अब एक थर्ड न्यूमेरिकल और देखते हैं, थोड़ा सा और टिपिकल देखेंगे, इसके बाद हम फिर वीडियो का एंड करने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन वो है जो बहुत मोस्ट कॉमनली आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में से। ये रहा, what is the temperature of the steel copper junction in a steady state of the system shown in the figure 11.22। तो मैं फिगर दे रखी है यहाँ पे, my second marker, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर दे रखी है, थर्ड न्यूमेरिकल। एनीवेज हमें यहाँ पर दिए फर्नेस, यहाँ से दिए स्टील रॉड, यहाँ से दिए फिर कॉपर रॉड,
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर दिया देखो ये हमें दी फर्नेस और इस फर्नेस का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस और ये दे रखा है हमें आइस बॉक्स, ये वाला आइस बॉक्स जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जो ये कॉपर और ये क्या है स्टील, ये दिया ना नहीं ये स्टील दिया, ये कॉपर दिया है। क्लियर है? अब देखो होगा क्या, जो हीट जाएगी ऑब्वियसली इस तरफ ट्रांसफर होगी। क्लियर? हमने यहां पे देखना है, यहां पे ये जंक्शन है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। वो जो टेम्परेचर तो स्टील कॉपर जंक्शन वो कह रहा है टी पे भाई टेम्परेचर बताओ कितना होगा। हाँ, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड दे रखी है 15 सेंटीमीटर, जो लेंथ ऑफ द स्टील दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द कॉपर इज 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द कॉपर दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस 300 डिग्री सेल्सियस, वो हमने लिख ही लिया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड, मतलब एरिया ऑफ द स्टील रॉड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ द कॉपर रॉड। ये कह रहा है वो कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील, के की वैल्यू दे रखी है, मतलब के एस की वैल्यू दे रखी है 50.2 जूल पर सेकंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कंडक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि हमने बाकी सारी डायमेंशंस को किस यूनिट में लेना है। ठीक है, ध्यान रखना बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। नेक्स्ट में कॉपर का दे रखा है के ऑफ कॉपर, ये दिया है हमें 385 जूल पर सेकंड अगेन पर मीटर अगेन पर डिग्री सेल्सियस ये दिया, और टेम्परेचर बताना है। देखो जितना ये हीट यहां पे देगा उतना वो हीट लेगा। ठीक है ना, हीट ध्यान देंगे, हीट लॉस्ट बाय फर्नेस इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस बॉक्स। जितनी हीट देगा उतनी ज्यादा वो लेंगे। क्लियर है, मतलब रेट ऑफ हीट बेसिकली, रेट ऑफ हीट। तो यहां पे भी रेट ऑफ हीट आ गया। क्लियर, तो ध्यान देंगे फॉर्मूला क्या होएगा, के ऑफ ये दे रहा है स्टील, के ऑफ स्टील एरिया ऑफ स्टील T1 माइनस T2 होता है। T1 कितना है 300 और यहां पे हमने T निकालना है, तो 300 माइनस T, हायर माइनस लोअर। अब रेट की बात करेंगे तो टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे Q बाई टी तो आ ही गया है, अपॉन जो इसमें लेंथ है वो कितनी है स्टील की, मतलब लेंथ ऑफ स्टील। नेक्स्ट के ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे टी हमें नहीं पता कितना होगा, बट होगा जो भी होगा इससे तो मतलब 0 डिग्री से तो जा रही होगा ऑब्वियसली, हीट यहाँ से जा रही है। तो टी माइनस 0 ओवर नीचे कितना आ गया हमारे पास एल ऑफ कॉपर, यानी ये थिकनेस दे रखी है बेसिकली। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सी देखो जरा, केस की वैल्यू दे रखी है हमें 50.2 मल्टीप्लाई एएस की वैल्यू दे रखी है हमें 2 टाइम्स ऑफ कॉपर, कटेगा वैसे तो। एएस की वैल्यू दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कॉपर, ये दे रखा है मल्टीप्लाई 300 माइनस टी ओवर। आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द स्टील की आ गई 15 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया हमारे पास के कॉपर का कितना है 385 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कॉपर हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ कॉपर सेम रहेगा क्योंकि कटने वाला है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया टी माइनस 0, मतलब सिंपल टी ले लूं मैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अपन लेंथ ऑफ द कॉपर कितना है 10, ध्यान देंगे अब ये वैल्यू तो इससे गई, जरूरत ही नहीं है इसको कुछ करने की। तो 50.2 आगे क्या आ गया 300 माइनस टी, मतलब नीचे आ गया 15, इधर आ गया 300 माइनस टी, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 385 टी ओवर 10, ये आ गया। इसको भी अगर कट करूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से कट करता हूं तो क्लियर। अब मल्टीप्लाई करना बाकी है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 50.3 मतलब 50.2 सारा काट दूं, चलो काट देते हैं सारे छोड़ो,
300 माइनस टी इज इक्वल टू 385 ओवर 2 मल्टीप्लाई टी एंड में कर दो, मल्टीप्लाई 3 ऊपर कर दो अपॉन 50.2 नीचे कर दो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर से, टाइम लग रहा है, वीडियो में फिर टाइम लगेगा, क्या फायदा। 385 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50.2, इन सबको डिवाइड करूंगा तो यहां हो गया 11.5 इंटू टी 300 माइनस टी, तो ये उधर जाएगा सिंपल। तो जब ये उधर जाएगा तो कितना होगा 12.5 टी हो गया, और यहाँ आ गया 300 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 12.5 24 आ गया, मतलब टी की वैल्यू है 24 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द टेम्परेचर बिटवीन द स्टील एंड कॉपर जंक्शन। आंसर चेक कर लेते हैं मेरा ठीक आया कि नहीं आया। 44 आ रहा, 44 कैसे आ गया, एक सेकेंड, 44 कैसे आया, कहीं तो गलती हो रही है। ओके, हम यहां भूल गए ये वाला 2, तो जब ये वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा जाके, यहां पे होगा, आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 300 माइनस टी इज इक्वल टू 385 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 50.2 मल्टीप्लाई 2 इंटू टी। हाँ अब बेटर है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 385 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 50.2 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आया अब 5.75 इंटू टी, ये वहां जाके एक टी और प्लस होएगा, ये वहां जाके और प्लस होगा, तो 300 इज इक्वल टू टी प्लस 5.75 टी, जब ये प्लस होंगे तो 6.75 हो गया 300, तो डिवाइड कर देते हैं 300 डिवाइडेड बाय 6.75, तो आंसर आया हमारा 44 बहुत बढ़िया, यही आ रहा आंसर, तो 44.4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल आंसर। गिर गया कैलकुलेटर। तो बस यही था लास्ट इस वीडियो में, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो बस सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने करवा दिए, पूरा कंसेप्ट करवा दिया। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए आए हो, और शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।